खान और मेरे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 5 की पादप जल संबंध जो है हम पढ़ रहे थे। आज ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज अपन बात करते हैं। अपना पहला टॉपिक ले क्या आया हूँ मैं, जल विभव की अवधारणा। जल विभव की अवधारणा अर्थात हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। जल विभव की जो अवधारणा है ये हमें ध्यान रखना है। दो वैज्ञानिकों ने दी थी। इसको देने वाले दो वैज्ञानिक है। कौन से दो वैज्ञानिक, इनके नाम हमें याद रखने। एक तो है स्टेलियर व दूसरा है टायलर। ये दो वैज्ञानिक जो है इन्होंने जल विभव की अवधारणा दी थी, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में जल विभव की जो अवधारणा है इसमें कुछ विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे जल विभव है, परासरण विभव है, मैट्रिक्स विभव है, दाब विभव है। ये आज हम टॉपिक पढ़ने वाले इसमें। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ले लेता हूँ जल विभव। अपना पहला टॉपिक है इसमें जल विभव या फिर वाटर पोटेंशियल। जल विभव मैं पहले इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ, फिर इसको परिभाषा जो है वो लिखवा दूंगा। डायग्राम के द्वारा कैसे समझेंगे, जैसे एक कोशिका है, उसको यदि हम शुद्ध जल में रखें, एक कोई पादप कोशिका ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ये कोशिका है अपने पास में। इस कोशिका को हमने क्या करा, शुद्ध जल में रख दिया। ये जो बीकर लिया है, इस बीकर में हमने शुद्ध जल भर लिया। ठीक है। तो जब इस कोशिका को शुद्ध जल में रखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये तो हो जाएंगे आपके शुद्ध जल के अणु, और यहाँ हो जाएंगे आपके ये जो कोशिका में विलयन भरा हुआ है, जिसको हम जीवद्रव्य कह सकते हैं। तो कोशिका विलयन में जो जल के अणु है, यहाँ पर जो जल के अणु उपस्थित है, जल के अणु, एक तो हो गया आपके शुद्ध जल के अणु और एक कोशिका विलयन में उपस्थित जल के अणु। इन दोनों के मध्य मुक्त ऊर्जा के, इन दोनों के मध्य जो मुक्त ऊर्जा का अंतर होता है, इस अंतर को ही हम जल विभव कहते हैं। ध्यान रखना, इस अंतर को ही हम क्या कहेंगे, जल विभव कहते हैं। शुद्ध जल के अणुओं और फिर कोशिका विलयन जो है, इस विलयन में उपस्थित जल के अणुओं के मध्य मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है, इसको हम किस नाम से जानेंगे भाई, जल विभव के नाम से जानते हैं। मुक्त ऊर्जा की बात करें तो आप लोगों ने फिजिक्स में ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा होगा। ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ते हैं आप लोग, और इन नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, कोई भी तंत्र है ना, कोई भी जो तंत्र है, इस तंत्र के प्रत्येक घटक जो है, उस घटक की कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। ध्यान रखना, कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, और ये मुक्त ऊर्जा क्या करेगी भाई, इसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार कोई भी तंत्र है, ठीक है, उस तंत्र की प्रत्येक घटक की कुछ मुक्त ऊर्जा, जो प्रत्येक घटक है उसकी कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है, और ये फ्री एनर्जी क्या करेगी, उस घटक को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अब हम बात करें जल विभव की परिभाषा पूछी जाती है आपसे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है परिभाषा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1 नंबर की जल विभव की परिभाषा। तो परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, बस आपको परिभाषा रखनी नहीं है, आपने जो डायग्राम बनाया उसमें से देख के वापस लिखना है। किस तरह से, जैसे ये हमारे समझने के लिए था, ये परिभाषा लिख लेते हैं कि जब किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो
शुद्ध जल व कोशिका, शुद्ध जल के अणु लिख लेंगे ना, शुद्ध जल के अणु व कोशिका विलयन, अर्थात ये द्रव्य कह सकते हैं कोशिका विलयन में उपस्थित जल के अणुओं, की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कोशिका को हम जल में रखेंगे तो शुद्ध जल के और जल के अणुओं के मध्य जो मुक्त ऊर्जा का अंतर है उसको क्या कहेंगे, जल विभव कहते हैं। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जल विभव को तो प्रदर्शित करने के लिए साई का प्रयोग किया जाता है, साई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, साई का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, साई द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि इसकी इकाई क्या है, इकाई ध्यान में रखनी है हमें, इकाई है आपके बार या फिर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जिसको शॉर्ट में एटमॉस्फेयर को एटीएम लिखा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इसका निरपेक्ष मान जो है, निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इसका मान शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। ये एक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना कि इसका निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए इसका मान क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। जल विभव का जो मान है वो आपके 0 होगा, ठीक है, शून्य माना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। परासरण विभव या फिर लिख लेंगे इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो ये जो परासरण विभव है, इस परासरण विभव की परिभाषा सिंपल से बन जाएगी, परासरण विभव यानी कि परासरण दाब के कारण उत्पन्न होने वाला, किसके कारण, परासरण दाब के कारण उत्पन्न होने वाला विभव परासरण विभव कहलाता है। परिभाषा आपको याद रखनी है, परासरण दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे परासरण विभव। परासरण दाब क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, मेरे पिछले वीडियो को आप देखें, सारे जितने दाब हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो परासरण विभव है इसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए साई परासरण विभव है तो यहाँ पर साई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, साई एस के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है आपको कि परासरण विभव जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है, अर्थात ये जो है जल विभव को कम करता है, जल विभव को हमेशा
कम करेगा। ये कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी, 3-4 बातें। नेक्स्ट हो जाएगा आपके परासरण विभव के बाद में दाब विभव। नेक्स्ट हो जाएगा आपके दाब विभव किसे कहेंगे। अब देखो दाब है तो इसमें स्फीति दाब आ जाएगा, किसके कारण, स्फीति दाब के कारण उत्पन्न विभव, परिभाषा याद हो जाएगी। स्फीति दाब के कारण उत्पन्न विभव जो है वो कहलाएगा आपके दाब विभव। स्फीति दाब को भी मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है, आप देख लीजिए आराम से जाकर के। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो दाब विभव है अर्थात साई पी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, साई पी के द्वारा। इसका मान कैसा होता है, ये ऋणात्मक होता है तो ये हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। और ये धनात्मक होता है अर्थात जल विभव जो है, जल विभव को बढ़ाता है, जल विभव का मान को क्या करेगा, बढ़ाता है। आपको ध्यान रखना है, जल विभव के मान को बढ़ाता है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे एक तो हो गया आपके जल विभव यानी कि साई डब्ल्यू के द्वारा बताया जाता है। दूसरा हो गया आपके परासरण विभव, जिसको हमने साई ओ के द्वारा प्रदर्शित किया, वह साई एस के द्वारा प्रदर्शित किया यहाँ पर, ठीक है। और नंबर 3 हो गया आपके दाब विभव, जिसको हमने साई पी द्वारा प्रदर्शित किया। में संबंध क्या है, इन तीनों में कुछ संबंध होता है, वो ध्यान रखना परस्पर। और संबंध क्या होगा, जैसे यहाँ पर साई डब्ल्यू यानी कि जो जल विभव है वो किसके बराबर होता है, परासरण विभव साई एस प्लस दाब विभव यानी कि साई पी, इनके बराबर होता है। ये संबंध होता है, कई बार ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव में संबंध क्या होगा, जल विभव किसके बराबर होता है, परासरण विभव और दाब विभव के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके मैट्रिक्स विभव। सिंपल सी परिभाषा बन जाएगी भाई, किसके कारण, मैट्रिक्स के कारण उत्पन्न विभव। मैट्रिक्स के कारण जो उत्पन्न विभव है, मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, कोशिका की वो सतह जो जल अवशोषण करती है, उस सतह को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स के कारण जो उत्पन्न विभव है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स विभव। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको किसके द्वारा लिखा जाएगा, साई एम के द्वारा लिखा जाता है। मैट्रिक्स विभव को साई एम के द्वारा लिखा जाता है। कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक होगा तो जल विभव जो है इसको क्या करेगा, कम करेगा, हमेशा जल विभव को कम करता है। अब देखो, जब हम मृदा की बात करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहली बात करें मृदा की, तो मृदा में तो जो ये मैट्रिक्स विभव है, मैट्रिक्स विभव का महत्व होता है, ठीक है, इसका तो महत्व होगा यहाँ पर। लेकिन जब हम कोशिकीय परासरण की बात करेंगे, कोशिकीय परासरण, तो साई एम जो है मैट्रिक्स विभव है, यह महत्वहीन होता है, इसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जब मृदा की बात करेंगे इस समय की, तो पहली कंडीशन में आपके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल विभव जो है साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साई एम प्लस साई एस यानी कि परासरण विभव, और साई पी यानी कि दाब विभव। जब मृदा की बात करेंगे नंबर 1 ये कंडीशन बनेगी। और जब अपन नंबर 2 कोशिकीय परासरण की बात करेंगे, इसी को यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। जब कोशिकीय परासरण की बात करेंगे तो कोशिकीय परासरण में इसका महत्व नहीं होता है, अर्थात मैं लिख देता हूँ कोशिकीय परासरण। कोशिकीय परासरण में साई एम जो है नगण्य होता है,
नगण्य होता है, ध्यान रखना। साई एम क्या है, यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है, नगण्य होता है। तो अब क्या हो जाएगा, वापस जल विभव जो है साई एस प्लस साई पी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जब मृदा की बात करेंगे तो जल विभव यह होगा इन तीनों के बराबर, और कोशिकीय परासर की बात करेंगे तो जल विभव इन दोनों के बराबर होगा, साई एस और साई पी के बराबर होता है। तो ये हो गया आपको कुछ विभव जितने भी थे उन सबको हमने पढ़ लिया, उनमें संबंध क्या है वो भी हमने पढ़ लिए। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको सोल्व करने हैं, ध्यान रखना किस तरह से। जैसे साई एम, साई एस, साई पी, इनमें से किसी का मान दे देते हैं, फिर जल विभव पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों का मान दे देते हैं कोशिकीय परासर में, फिर इसका मान पूछ लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ऋणात्मक कौन सा है, धनात्मक कौन सा है, मैंने सारे लिखवा दिए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों हमारे लिए अंत्य शोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा समय जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से मैंने लिख दिया है, क्योंकि इजी है, ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, समझने वाला नहीं है, आपको सीधा याद करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अंत्य शोषण किसे कहते हैं, परिभाषा पूछेंगे। अंत्य शोषण किसे कहते हैं, अंत्य शोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछेंगे, या फिर पूछेंगे अंत्य शोषण किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने सीधा लिख दिया इनको। या तो पूछेंगे अंत्य शोषण के कारक बताइए इसको प्रभावित करने वाले, या फिर पूछ लेंगे अंत्य शोषण किसे कहते हैं, इसके महत्व बताइए। तो आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट से। परिभाषा जो आपके लिए क्या रहेगी, अंत्य शोषण, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जल का अवशोषण करेंगे कैसे, किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, ध्यान रखना ये वर्ड लिखना जरूरी है हमें यहाँ पर, ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण करना। ये विलयन नहीं बनाएगा, सीधा उसको क्या करेगा, अवशोषित करता है, इससे हम कहेंगे अंत्य शोषण। तो ये परिभाषा हो जाएगी, कोई भी ठोस पदार्थ है उसके कणों के द्वारा बिना विलयन बनाए जल का यदि अवशोषण किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंत्य शोषण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं। अभी बरसात का मौसम है ना, अगस्त माह में बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज हो रही है। तो इस समय में आपके घर पर या कहीं और आप देखेंगे कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो जल अवशोषण करके फूल जाते हैं। उनको थोड़ी खोलने में या फिर उसको बंद करने में दिक्कत आती है, जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे, ये सारे फूल जाते हैं। किसके कारण फूल जाते हैं, अंत्य शोषण के कारण, क्योंकि एक लकड़ी ठोस पदार्थ है और इसके जो ठोस कण हैं वो क्या करते हैं, बरसात के मौसम में या नमी रहती है वातावरण में, और उस नमी से जल के जो अणु है उनको क्या करेंगे, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण ये थोड़े से फूल जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इसका उदाहरण। अब बात करते हैं अंत्य शोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कुछ कारक मैंने आपको लिखे हैं, 3 कारक आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है आपके तापक्रम या तापमान, लिख सकते हैं। यदि तापमान अधिक होगा तो अंत्य शोषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नमी ज्यादा होगी तो अंत्य शोषण ज्यादा होगा। दूसरा है अंत्य शोषक की बनावट, जो पदार्थ अवशोषण कर रहा है, देखो अवशोषण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, अंत्य शोषण कहते हैं। ध्यान रखना, अवशोषण करने वाला जो पदार्थ है वो कहलाएगा अंत्य शोषक। तो इसकी बनावट कैसी है, यदि इसके जो अणु है बहुत पास पास में तो कम अवशोषण कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से अंत्य शोषक की बनावट पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है जल विभव का अंतर, जल विभव का अंतर कितना है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 कारक जो है प्रभावित करते हैं अंत्य शोषण को। ठीक है, महत्व क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अंत्य शोषण किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 महत्व आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपके अंकुरित बीजों द्वारा जल का अधिशोषण, जो बीज अंकुरित हो गए हैं वो जब बीज अंकुरित हो गए हैं तो क्या करेंगे, मिट्टी से या मृदा से जल का अवशोषण या अधिशोषण करते हैं। ये किसके कारण संभव है भाई, अंत्य शोषण के कारण ही संभव हो पाता है। और दूसरा है आपके पास अनेक पादपों में पुनर्जीवन की प्रक्रिया। पुनर्जीवन की प्रक्रिया कैसे, आपने देखा होगा कई जो पादप है गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है और वो पानी की मात्रा उनको मिल जाती है और वो क्या करेंगे, अंत्य शोषण के द्वारा जल का अवशोषण कर लेते हैं। जल का अवशोषण करके फिर वापस जो है उसमें से कलिकाएं निकल जाती है और वो वापस जो पादप है हरा भरा हो जाता है। यानी कि उसमें पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है,
अंत्य शोषण के कारण होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही लिखा था कि थोड़ा कम समय में इसको समझा सकूं, जल्दी समझा सकूं। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, लेसन नंबर 5 आज अपना कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। इस लेसन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना काल का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इस समय में आपको बहुत सारा समय मिल रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और जो विद्यार्थी इस समय पढ़ेगा वो 100% अन्य विद्यार्थियों से कई गुना आगे रहने वाला है, बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करने वाला है वो विद्यार्थी, क्योंकि उसने मेहनत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, और मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा है और आप पढ़ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने तक मत रोकिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ, तो आपको कम से कम अपने गुरु के प्रति जो प्रेम स्नेह है वो बहुत ही मिल रहा है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि अब आप इन वीडियो को इतना शेयर करें कि मुझे लगे कि मेरे विद्यार्थियों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं आगे भी इस तरह से वीडियो लेकर के आता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।